नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो हमने आपको अभी 2 चैप्टर हिंदी का बाकी था जिसको करा दिया, और हम बोले थे कि अब हम इतिहास को पढ़ेंगे नए तरीके से, नए ढंग से। तो पिछले वीडियो हम बनाए हुए थे डे 1 से लेकर डे 6 तक इतिहास के पहला ही चैप्टर पे हम बात किए हुए थे। लेकिन अब हमने सोचा कि बहुत दिन पहले बात किए थे, आज से 4 महीना पहले, तो आप लोग कहीं वो वीडियो देखे भी नहीं होंगे और अच्छी तरह से तैयारी भी नहीं किए होंगे। तो आज से हम क्या करेंगे, इतिहास का पहला चैप्टर उठाए हुए और आज से हम एकदम रेगुलर इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास के बारे में अच्छी तरह से जानकारी आपको देंगे जहां तक हमसे संभव हो सके, और आप लोग भी अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा ताकि आपको भी इतिहास के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब हम इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास क्या होता है, इतिहास को जान लेंगे। उसके बाद 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पे हम आएंगे। तो देखिए इतिहास उसे कहते हैं, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बीते हुए कल को काल कर्मानुसार अध्ययन करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। आप साधारण सी भाषा में कह सकते हैं कि बीते हुए बातों को हम काल यानी डेट अनुसार अध्ययन करते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। यह भी कह सकते हैं कि जो बीत गया वह सब इतिहास है। क्या कह सकते हैं कि जो बीत गया वह इतिहास है। जैसे आप मान लीजिए आज 12 तारीख है और वह 12 तारीख बीत गया तो क्या हो गया, अब हम 13 तारीख में जी रहे हैं, 12 तारीख क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। इसी तरह से इतिहास उसे कहते हैं जो बीत गया, यानी बीते हुए कल को हम इतिहास कहते हैं। एक साधारण सी बात भाषा में आप लोग समझ जाइए। इतिहास अगर आपसे कोई पूछे तो आप एक वाक्य में उसका जवाब दे सकते हैं कि बीते हुए कल को हम इतिहास कहते हैं, यानी जो भी चीज बीत गए उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास आप समझ गए। अब हमको समझना पड़ेगा चैप्टर। देखिए चैप्टर है, मेरा चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर 10th क्लास के चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने से पहले, अगर यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है तो आज से हमें लगभग 100 साल 150 साल पहले जाना पड़ेगा, यानी इससे पीछे बैक जाना पड़ेगा, तब हमें जाकर समझ में आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद क्या था, क्यों हुआ था। ये सब जानकारी हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए पहले क्या होता था, पहले राजशाही शासन चलता था, यानी राजा शासन करते थे। और अभी तो क्या है, अभी हमारे समाज में कैसी शासन है, एक संविधान बना है जिसके अनुसार से वोटों की गिनती होती है, वोट लिया जाता है, जनता चुना जाता है, उसके बाद हम सरकार बनाते। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा सरकार बनती थी जो अगर किसी खानदान से कोई एक राजा बन गए किसी भी देश या किसी भी कस्बे से, देश भी नहीं कह सकते, कस्बे कह सकते, छोटे छोटे राज्य में सब बटा हुआ था, और जहां का जो बन गया वही वहां का रहते थे, जब तक मरते नहीं थे तब तक वही राज करते थे। कोई भी, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जैसे बिहार, और बिहार की कोई एक राजा बन गए तो वही राजा जब तक मरेंगे नहीं, जब तक वही बिहार पे शासन करेंगे, चाहे वो गलती करे या सही करे, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। फिर अगर वो बिहार के जो राजा थे वो मर गए तो उनके बेटा, यानी ऐसे ही खानदानी शासन चलते थे पहले। तो यह बदला गया। यह बदलने का कारण क्या था, इसीलिए हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, तब जाकर हमें यह पूरी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आखिर यह खानदानी जो राजशाही था यह क्यों खत्म किया गया, इससे क्या हमें घाटा था, यह सब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में ऐसा कार्य होता था। देखिए राष्ट्रवाद यूरोप से ही हमें क्यों पढ़ना है, सबसे पहले यह भी समझना पड़ेगा। इससे पहले भी राष्ट्रवाद हुआ होगा, राष्ट्रवादी। तो सबसे पहले हम समझ रहे राष्ट्र क्या है। तो देखिए राष्ट्र क्या है, राष्ट्र समझते जाइए थोड़ा सा ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। तो राष्ट्र, देखिए राष्ट्र एक ऐसी भावना है, यानी राष्ट्र हम किसे कहते हैं, राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। राष्ट्र क्या है, राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। इसका परिभाषा, राष्ट्र का परिभाषा बहुत अच्छे वैज्ञानिक दिए थे, फ्रांस के भी जो वैज्ञानिक थे अनसर्ट रेनर, वो दिए थे कि राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। अब समझ गए। अब राष्ट्रवाद समझना पड़ेगा, राष्ट्रवाद क्या है, तब जाके हमें इससे आगे वाली प्रक्रिया हमें समझ में आएगा। तो देखिए राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, यानी जो किसी सांस्कृतिक, सामाजिक तथा भौगोलिक प्रदेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जागृत करती है। सही से समझिए, आपको समझ में। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष सांस्कृतिक, सामाजिक तथा भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में
एकता की भावना जागृत करती है। राष्ट्रवाद हम उसे कह सकते हैं जो बिना मोह के, बिना कुछ लिए अपने देश के प्रति प्यार करने लगे, अपने मातृभूमि के प्रति प्यार करने लगे, उनकी रक्षा करने लगे, उसे हम राष्ट्र कह सकते हैं, राष्ट्रवाद कह सकते हैं। उन जो व्यक्ति कर रहे हैं उसे हम राष्ट्रवादी व्यक्ति भी कह सकते हैं। यह समझ गए। अब देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों हुआ। पहले जो राजा थे ना, जो राजा बड़ी दुराचार करते थे, वो बहुत सारे निरंकुश शासन करते थे, अपनी मनमर्जी के शासन करते थे। जिस देश के जो राजा बन जाते थे वो अपने हिसाब से चलाते थे पूरी चीज, वह जो कहेगा वही होगा। अन्यथा अगर आप जनता है, आप कुछ भी बोलिएगा तो आपकी बातों को वहां पे दबाया जाएगा, आपकी बातों को माना नहीं जाएगा। इसी तरह से पहले शासन चलता था। इसको बदलने के लिए बहुत सारे प्रयास किया गया। तो यही प्रयास कहां पे कब किया गया, देखिए पहले जो होता था इसके प्रयास के लिए ही एक यूरोप से, यूरोप महादेश से, यूरोप में एक छोटा सा देश, जिस देश का नाम क्या है, फ्रांस देश है। हम फ्रांस देश भी नहीं कह सकते अभी, क्योंकि यह एक छोटा सा फ्रांस में था। जब भी इस समय हम जो कार्य हुआ, फ्रांस बाद में देश बना, ठीक है। फ्रांस की एक छोटे से शहर से यह चीज उबलना शुरू हो गया कि आखिर निरंकुश शासन क्यों वाले। देखिए फ्रांस में उसी समय एक राजा थे जिसका नाम क्या था, तो लुई 16वां था। सही से समझते जाइए ताकि आपको समझ में आएगा। एक भी बात अगर आप हमारे बातों को ध्यान से नहीं सुनते तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इतिहास है और इतिहास रटा नहीं जाता, उसको समझा जाता है। अगर इतिहास को आप रटिएगा तो सबसे कम समझ में आएगा और समझिएगा तो सबसे ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए जब भी इतिहास पढ़िए तो इतिहास को पढ़ने से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, रटिए नहीं, ठीक है। इतिहास रटने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो लुई 16वां फ्रांस पे उस समय शासन कर रहे थे। ये बहुत ही खराब राजा थे, निरंकुश से दुराचार थे, जो अपने मन से मनमानी करते थे, जैसा मन हुआ वैसे इस तरह से अपना देश को चलाते थे और सारे जनता को परेशान करते थे। यह जो चाहेगा वही करते थे और किसी की बात नहीं मानते थे। तो इनको बदलने के लिए एक अंदर, यहां पे समझने वाली बात है, इसी को जब यह लुई 16वां सबको परेशान कर रहे थे तो सबके अंदर एक जज्बा उत्पन्न हुआ, सबके अंदर एक जोश उत्पन्न हुआ कि आखिर यह देश मेरा और यह जमीन मेरा, सब मेरा ही है, मेरा परिवार है, मेरे खानदान है। और एक राजा है जो हम सब पे वार कर रहे हैं, परेशान पे परेशान कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि आपको यह करना है तो हम लोग वही कर रहे हैं, हम दूसरे की बात क्यों माने। यहां से यही जिसके अंदर उत्पन्न होता है, यह जो सोचता है उसे ही हम राष्ट्रवादी कहते हैं, क्योंकि वह राष्ट्र के लिए सोच रहा है, वो अपने भूमि के लिए सोच रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। तो यहाँ के बहुत सारे लोगों में ऐसा भावना उत्पन्न हुआ और सभी लोगों ने क्या किया, एक भावना उत्पन्न किया और सभी लोगों ने लुई 16वां को हटाने का प्रयास यहां से करने लगे। और यहां से ही फ्रांसीसी क्रांति आरंभ हो गया। फ्रांसीसी क्रांति आरंभ कब हुआ, अगर आपसे कोई पूछे तो कब, क्या बताइएगा, 1789 ईस्वी में। कब हुआ, तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो गया। फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुआ। फ्रांसीसी क्रांति शुरू होने के कारण से, सबके अंदर राष्ट्रवादी आने के कारण से, राष्ट्र के प्रति प्यार आने के कारण से सभी व्यक्तियों ने फ्रांस के अलग अलग जो गांव थे, कस्बा थे, बटे हुए थे, सब अपने अपने, जब एक कहीं पे भी अगर एक आदमी खड़े होते हैं और वो सही करते तो उनके साथ एक काफिला खड़ा हो जाता है। तो काफिला खड़ा होने लगे और काफिला जब खड़ा होने लगे तो क्या किए, इन्होंने सभी व्यक्ति, फ्रांस के जो मूल व्यक्ति थे यानी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किए, एक काफिला खड़ा करके और सभी लोगों ने लुई 16वां को इस निरंकुश शासन से मुक्त करा, यानी फ्रांस को निरंकुश शासन से मुक्त करा दिया। निरंकुश शासन, दुराचार जो शासन कर रहे थे उनसे मुक्त करा दी। और बुर्बोर लुई 16वां कहाँ के थे, एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि लुई 16वां कौन राजवंश से थे, तो बुर्बोर राजवंश से। अब राजवंश क्या होता है, ध्यान दीजिए, राजवंश से मुगल साम्राज्य। तो बाबर आए और बाबर वो अपने वंश का क्या नाम रखे, मुगल साम्राज्य। क्या नाम रखे, मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य में भी तो हमारे देश में बहुत सारे व्यक्ति आए, बहुत सारे, अकबर आए, शाहजहां आए, बहुत सारे व्यक्ति आए। तो इसी तरह से इनके वंश का क्या नाम था, इनके पार्टी के नाम भी कह सकते हैं, क्या नाम था, बुर्बो राजवंश। क्या नाम था, बुर्बो राजवंश। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लुई 16वां कौन से वंश से थे तो आप बोल सकते हैं बुर्बो राजवंश। देखिए लुई 16वां, यहाँ पे 16वां, इससे पहले 15वां 13वां आया होगा। जिस तरह
जब मुगल बादशाह चालू हुए, मुगल साम्राज्य चालू हुए, तो मुगल साम्राज्य में सबसे पहले कौन आए? बाबर आए। और बाबर आए, बहुत सारे व्यक्ति आए, शाहजहां आए, अकबर आए, बहुत सारे व्यक्ति आए। तो उन्होंने आए सकते कि लुई 16वां के वंश का क्या नाम है? तो बुर्बो राजवंश नाम है। और बुर्बो राजवंश का यहाँ पे खत्म कर दिया गया। उन्होंने सभी लोग ने मिलकर इस बुर्बो राजवंश को फ्रांस से खत्म किया। और इनको जो लुई 16वां एक दुराचार्य थे, बहुत खराब व्यक्ति थे, उनको कब फांसी की सजा सुना दिया गया? यहाँ के सभी जनता ने मिलकर उन्हें 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी की सजा सुना दी। क्या सजा सुना दी? फांसी की सजा। एक बात आप याद रखिए, यहाँ पे क्रांति वर्ड आया। क्या वर्ड आया है? क्रांति। एक एक वर्ड को समझिए, इतिहास समझने वाली चीजें, रटने वाली चीज नहीं, इसलिए हम बार बार बोलते इतिहास को समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप कुछ समझ सकते हैं। तो देखिए, यूरोप क्रांति, क्रांति का क्या अर्थ होता है? क्रांति का अर्थ है सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन। जब भी क्रांति होता है तो समाज में कोई परिवर्तन होता है, या राजनीतिक में जो शासन करते हैं उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, उसे ही हम क्या कह सकते हैं? क्रांति कह सकते हैं। एक सवाल कि अगर यूरोप में जब महत्वपूर्ण क्रांति हुए, कौन कौन से क्रांति हुए? महत्वपूर्ण क्रांति यूरोप में महत्वपूर्ण क्रांति हुए थे। फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुए। दूसरा क्रांति पुर्तगाल में क्रांति जो संवैधानिक शासन के सुधार हुआ उसमें। तीसरा क्रांति स्पेन की क्रांति, स्पेन की क्रांति में नया संविधान बनाया गया। इंग्लैंड की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति में सुधार अधिनियम बने। और बेल्जियम की क्रांति, हॉलैंड बेल्जियम से अलग हो गए थे। ये सब क्रांति जो थे यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण क्रांति थे। ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 16वां था। जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में चालू हुआ था तो उस समय यहाँ के राजा कौन था? तो लुई 16वां। यह किस वंश से थे? तो बुर्बो वंश से थे। और इनका सभी जनताओं ने मिलकर कब इनको फांसी की सजा दे दी? 21 जनवरी 1793 ईस्वी को इनको फांसी की सजा दे दी। अब हम यह जानेंगे, बोर्ड पूरा भरा हुआ है, अब हम बोर्ड को मिटाएंगे और इसके बाद जानेंगे कि जब लुई 16वां को निरंकुश शासन को से मुक्त हो गए, फ्रांस उस समय मुक्त हो गए, तब क्या क्या नए नए कानून बने। और उनके बाद जानेंगे कि जब नए कानून बने उसके बाद फिर फ्रांस पे कौन शासन करने आए, जिनका नाम थोड़ा सा अभी हम बता देते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट आए तो क्या क्या किए, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में अच्छी तरह से नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लीजिए जल्दी। हाँ, तो अब हम यह जानते हैं कि जब फ्रांस में क्रांति हुआ, लुई 16वां को फांसी पर की सजा सुना दिया गया, उसके बाद हमारे जो वहाँ के व्यक्ति लोग थे उन्होंने बहुत सारे चीज में परिवर्तन किए। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में हम यहाँ पे लिखे हुए, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे ताकि हमारे लिए यह सही होगा। उसके बाद हम फिर अगले पे चढ़ेंगे, अगले यानी अगले लेसन की बात करेंगे। तो देखिए, पहला उन्होंने क्या किया, जब लुई 16वां को फांसी की सजा सुना दिया गया, उसके बाद उन्होंने क्या एक पहला परिवर्तन किया, फ्रांस में एक नया संविधान का निर्माण किया। क्या क्या? नया संविधान का निर्माण किया। संविधान किसे कहते हैं? आप लोग संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान किसे कहते हैं, इनका आप लोग क्या कीजिएगा, एक आज के लिए HW यही रहेगा। HW यही है कि संविधान क्या है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, कौन से देश में कौन से संविधान चलते हैं, इनके बारे में आप पूरे अच्छी तरह से लिखकर आज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। अगर आपको संविधान नहीं समझ में आएगा तो हम अगले पार्ट में यानी अगले वीडियो में संविधान के बारे में भी हम आपको समझाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है। तो देखिए, पहला उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने निरंकुश शासन यानी लुई 16वां से मुक्त हुए तो उन्होंने क्या किया, एक नया संविधान बनाया अपने देश को चलाने के लिए। दूसरा क्या कि एक राष्ट्रीय गान बनाया, जिस गान को हम क्या कहते हैं, मार्सिले गान कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्सिले गान कहते हैं, आप याद रखिएगा। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनाया मार्सिले गान यानी राष्ट्रीय गान। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है,
जनगण मन है, उसी तरह से इस देश के यानी फ्रांस देश के राष्ट्रीय गान कौन थे? तो मार्सिले थे। तीसरा उन्होंने परिवर्तन किया, सभी को समान अधिकार दे दिया गया। बहुत अच्छा कि उन्होंने लोकतंत्र की तरह चल रहे थे। उन्होंने क्या कहे कि अब हमारे देश में जितने भी व्यक्ति हैं उनको सबको एक समान अधिकार दिया जाएगा, सब एकदम एकदम बराबरी से हिस्सा लेंगे, जिस चीज में जिसको हिस्सा लेना होगा वह चीज में एकदम समान हिस्सा लेंगे, किसी को भेदभाव की नजरों से नहीं देखा जाएगा। बहुत अच्छे से इन्होंने ये कार्य की। और तीसरा उन्होंने किया समानता व्यवस्था। क्या समानता व्यवस्था? आप सोचते होंगे कि समानता व्यवस्था क्या होते हैं। समानता व्यवस्था ऐसे व्यवस्था को कहते हैं जिससे कोई किसान है, छोटा सा किसान है मान लीजिए या बड़ा सा किसान है, उन्होंने क्या किया, अपने जो भी 10 कट्ठा 20 कट्ठा जमीन है उनको दूसरे किसान को दे दिए करने के लिए, और कहे कि आपको इतना दिन में ये करना है और करके देना है, यानी समानता व्यवस्था इसी को कहते हैं। और जबरदस्ती करवाना है उसे बंधुआ मजदूर भी कहते हैं, जैसे बंधुआ मजदूर से कार्य कराया जाता है उसी को हम समानता व्यवस्था भी कहते हैं। तीसरा इन्होंने कार्य किया, आयात और निर्यात में जो टैक्स लग रहे थे दूसरे देश से कोई चीज लाने में, आयात करने में या निर्यात करने में, उनको क्या किया, इन्होंने इन सभी लोगों ने क्या किया, मुक्त कर दिए। और अब जाकर क्या हुआ, यहां से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको समझने योग्य बात है कि फ्रांस जो थे, फ्रांस चल रहे थे, कैसे चल रहे थे, वो अपने हिसाब से निरंकुश शासन से मुक्त होकर, फ्रांस निरंकुश शासन से मुक्त होकर उन्होंने अपने हिसाब से 2 4 6 7 नए नए कानून लाए, और कानून के हिसाब से वो एकदम स्वतंत्र, कह सकते हैं लोकतंत्र की तरह, स्वतंत्र की तरह वो चल रहे थे। परंतु क्या हुए, 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी शासन जो डायरेक्टरी, ये सब डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी जो शासन कर रहे थे इन सभी यानी फ्रांस के जो भी व्यक्ति थे डायरेक्टरी शासन कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी शासन में एक व्यक्ति आया, जो व्यक्ति का नाम क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं, नेपोलियन सिर्फ इतना ही जानकारी लेना है इस चैप्टर में। नेपोलियन राष्ट्रवाद के लिए राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए क्या भूमिका निभाई, उन्होंने कौन था, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी लेना। अगर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप जानकारी लेते हैं तो बहुत ज्यादा उनके बारे में जानकारी हम दे सकते हैं, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के जितना हमको चैप्टर में पढ़ना है उतना ही हम पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेपोलियन जब डायरेक्टरी शासन में उन्होंने भाग लिया, कब लिया, 1999 में। 1999 से इन्होंने डायरेक्टरी शासन में भाग लेकर चल रहे थे और इन्होंने अपने बल पे 1804 ईस्वी में क्या किया, 1804 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, फ्रांस की गद्दी पे बैठ गए। फ्रांस की गद्दी पर, जो फ्रांस एक स्वतंत्र रूप से अच्छे से चल रहे थे, वहां पे फिर क्या हो गया, राजवंशी यानी फिर एक निरंकुश शासन की स्थापना हो गई। और वहां पे कौन स्थापना की, तो नेपोलियन बोनापार्ट के। कब के, तो 1804 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पे बैठ गए। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, और यहां से जब 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पे बैठे, उसके बाद क्या क्या हुआ, इनके बारे में हम अगले वीडियो में अच्छी तरह से नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानकारी लेंगे। तो आशा करते हैं अभी जो हम पढ़ाए वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर किसी में आप कोई भी सवाल में, कोई भी चीज में आपको कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपके कमेंट को जवाब देने की कोशिश करेंगे। इससे भी नहीं होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछिएगा, हम वहां पे भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।